हेलो साथियों, आज हम एनपीएस रूल्स स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा रूल ये नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इसको 30 मिनट्स में कवर करते हैं और मैराथन वीडियो होगी। एक ही वीडियो में पूरा एनपीएस रूल हम कवर कर लेंगे। बाकी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट्स में दे दूँगा। इसके अलावा इसमें कोई और करेक्शन हुई तो वो भी मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगा, ठीक है। सो हम एनपीएस रूल्स को स्टार्ट करते हैं और रैपिडली इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इससे हम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलराइट, सो ये है हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। सो न्यू और ओल्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या नीड पड़ी इसकी? जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बर्डनसम बन गई थी, क्योंकि इसमें एम्प्लॉई को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। सीधा सीधा गवर्नमेंट पे बर्डन था ये। और अब ये जो न्यू स्कीम है, इसमें एम्प्लॉई 10% कंट्रीब्यूट करता है, सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है, बेसिक पे प्लस डीए का, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, कंट्रीब्यूशन इसमें होता है और लास्ट में जाके ये जो कंट्रीब्यूशन बन रहा है, इसमें इसके थ्रू पेंशन मिलती है। पहले एम्प्लॉई का कुछ भी नहीं जा रहा था, सीधा सीधा लास्ट जो बेसिक पे होती थी ना, उसका 50% मिल जाता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन बन रहा था, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ रही थी। लोग किसी समय जब ये आई थी स्कीम, तब तो लोग मर जाते थे यूजुअली, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट पे इतना बर्डन नहीं था। बट जैसे जैसे हेल्थ सर्विसेज बढ़ी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोग 70-70, 80-80 साल तक जीने लगे, तो गवर्नमेंट पे ह्यूज बर्डन आ गया, जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसलिए न्यू पेंशन स्कीम की नीड पड़ी। बट अब जो पॉलिटिक्स है कुछ ऐसी है कि इसके कारण वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो पॉलिटिक्स जो है उसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी किया जा सकता है, फाइनेंसेस पे कोई ध्यान नहीं होता, ठीक है। एनीवेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बढ़िया थी, पर ओवरऑल नेशन के लिए, राइट, नेशन के लिए ये नुकसानदायक थी, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो रोड्स होती है, स्कीमें होती है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे खर्चा कम हो रहा था, ठीक है। सो इसलिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। और अब हम देखते हैं ये किन पे एप्लीकेबल है। हमने बेसिक फंडा समझ लिया नेशनल पेंशन सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम का। ये लागू होगी उन एम्प्लॉयज़ पे जो 1/1/2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है। आर्म्ड फोर्सेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, फाइन। और फिर देखते हैं जिन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 1/1/2004 से पहले आ गया, बट ज्वाइनिंग इसके बाद हुई, ठीक है, यहाँ रिज़ल्ट आ गया, तो इनके ऊपर भी लागू होगा। बस उनको ऑप्शन अपना चुन लेना है बिफोर 2020, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। ये 2 क्लैरिफिकेशन यहाँ दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि मान लो 1/1/2004 के बाद के से पहले जिनका रिज़ल्ट आया है वो कहीं ज्वाइन कर लेते हैं और फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके कहीं और चले जाते हैं किसी और डिपार्टमेंट में, तो जहाँ से आए हैं वो डिसीज़न लेगा इनके बारे में, या जो जहाँ गए हैं वो लेगा। सो यहाँ कुछ ऐसा है कि मान लो उसने पहले एक्सरसाइज कर दिया था ऑप्शन, तो जो पुराना डिपार्टमेंट है ना,
वो नए वाले डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देगा। अगर इसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था तो वो यहाँ जाके एक्सरसाइज कर सकता है। इतनी सी बात है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाला। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये कोई कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब लगा है ना। मान लो फादर वगैरह की डेथ होगी तो बच्चे को जॉब दी दी जाती है, वो कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब दी जाती है। तो उसकी रिकमेंडेशन अगर 1/1/2004 से पहले हुई है फिर तो उस पर ये जो पुराने वाला पेंशन रूल है वो लागू होगा, अदरवाइज़ एनपीएस लागू होगा। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो एनपीएस चलाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है ना, वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए। ठीक है। इसके तहत एनपीएस स्कीम जो है वो चालू है। ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये देखते हैं। कोई भी जो एम्प्लॉई है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा। ठीक है। और जो पीएफआरडीए है उसके तहत एक एजेंसी काम करती है। सो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपनी एप्लीकेशन भर देगा। फिर जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, इसका काम है सारे रिकॉर्ड्स रखना। सो वो जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है ये काम करती है पीएफआरडीए के अंडर। ठीक है। फिर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेगी एनपीएस के अंदर। ठीक है। और फिर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रैन नंबर होता है एक, कितने डिजिट का होता है ये? 12 डिजिट का। ठीक है। प्राण से आप याद रखो, प्राण जो होते हैं किसी के बाहर आ जाते हैं डेथ के बाद, तो बाहर 12। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो प्राण है ये आ जाता है 10-15 दिन में या 1 महीने में मैक्सिमम। और ये जो हेड ऑफ ऑफिस है वो सब्सक्राइबर जो है उसको बता देता है, और इसका रिकॉर्ड सर्विस बुक में मेंटेन कर लिया जाता है। सर्विस बुक के बारे में भी हम एफआरएसआर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होता है। ज्वाइनिंग के बाद एप्लीकेशन जाती है सीआरए के पास, सीआरए रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, प्राण नंबर आ जाता है और वो सर्विस बुक में एंटर कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो एमोल्यूमेंट्स देखते हैं। हमें पता है कि हमें 10% सैलरी से कटता है हमारा। ठीक है। वो 10% किसका होगा? डैट वुड बी ऑफ आवर बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, यही एमोल्यूमेंट है। और इसके अंदर एनपीए भी आएगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो कि डॉक्टर्स वगैरह को मिलता है। ऑलराइट। और हाँ, जो हमारा पेंशन रूल्स हमने पढ़ा था, पेंशन रूल्स 2021, उसमें एमोल्यूमेंट्स में डीए इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है। वहाँ पे हम बेसिक पे का 50% देते हैं बस। ठीक है। ओके। और फिर जो री एम्प्लॉयड पेंशनर्स होते हैं, यानी पहले सर्विस में थे, अब वो एक उनको पेंशन मिल रही है। इनके केस में ये होता है कि उनको जो सैलरी मिल रही होती है ना, उसमें से पेंशन को काट के दिया जाता है। ठीक है। यानी वो पेंशन प्लस सैलरी नहीं उठा सकते, जो उनकी सैलरी होगी उसमें से पेंशन हटा के दिया जाता है। तो इनके केस में एमोल्यूमेंट्स जब काउंट होंगे ना, तो फुल सैलरी को ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। मान लो उन्होंने किसी पोस्ट पे ज्वाइन किया, तो उनकी मान लेते हैं सैलरी है 50,000 और पेंशन उन्हें मिल रही है लेट से 25,000 या लेट से 20,000। ठीक है। तो पेंशन घटा के उनको जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 मिल रही है। बट एमोल्यूमेंट काउंट करते हुए हम ये 30,000 नहीं लेंगे, हम पूरा 50,000 मान के चलेंगे, जो ओरिजिनल सैलरी है, एक घटी हुई सैलरी नहीं। ठीक है, इतनी सी बात है। और लीव पे अगर आप हो तो जो लीव सैलरी आपको मिल रही है
वो ही आपका एमोल्यूमेंट हो जाएगी। डेपुटेशन पे हो तो जो आप पे ड्रॉ कर रहे हो डेपुटेशन पे वो अलाउड होगी। और सस्पेंशन में अगर आप हो तो सस्पेंशन में आपको पता है सैलरी पूरी नहीं दी जाती, सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि गुजारा भत्ता। ठीक है, वो सैलरी का कुछ परसेंटेज होता है। और फॉरेन सर्विस पे अगर आप हो, फॉरेन सर्विस होता है कि भाई किसी ऑटोनमस बॉडी या पीएसयू में आप जॉब करने के लिए जाते हो डेपुटेशन पे, तो उसको फॉरेन सर्विस कहते हैं। तो फॉरेन सर्विस के लिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि एमोल्यूमेंट में वो चीज़ काउंट की जाएगी, वो पे काउंट की जाएगी जब फॉरेन सर्विस में जाने से पहले वाली। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। सो ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ना, डेपुटेशन पे कौन सा क्या काउंट होगा, ये हम एमोल्यूमेंट के लिए काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एमोल्यूमेंट के बेसिस पे ही आपका एमोल्यूमेंट का ही 10% आपका काटा जाएगा। फाइन, और उसमें 14% सरकार ऐड करेगी। सो ओके, अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बेसिक पे प्लस डीए का 10%। और ये रिकवरी जो शुरू होगी ना, ये 10% कटना कब शुरू होगा? मान लो यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया तो पहले 1 महीने कुछ नहीं कटेगा, यहाँ से कटना शुरू होगा, अगले महीने से आगे कटता जाएगा। और फिर जहाँ आपकी सर्विस एग्जिट करोगे फिर आपको 60% जितना भी कंट्रीब्यूशन था उसका आपको लंपसम मिल जाएगा, और 40% की आपको एन्युइटी मिलेगी, यानी पेंशन मिलेगी हर महीने। 60-40 रहता है ना। हाँ, अब देखते हैं कि सस्पेंशन के दौरान कितना पैसा कटेगा। सस्पेंशन के दौरान जो एमोल्यूमेंट्स अलाउड किए गए हैं उतना ही कटेगा, उसके बेसिस पे ही कटेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, और हाफ पे लीव के दौरान हमें पता है कि जो लीव सैलरी है वो हमें आधी मिलती है, तो जितनी लीव सैलरी मिल रही है उतना ही सब्सक्रिप्शन कटेगा। फाइन। और ईओएल के दौरान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल के दौरान हमें पता है नो सैलरी, सो नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, 2 साल तक हम प्रोबेशन पे रहते हैं, तो प्रोबेशन के दौरान भी कटता ही है, ये आपको पता है जो जॉब में होंगे। ठीक है, और फिर डेप्यूटेशन और फॉरेन सर्विस के केस में डेप्यूटेशन पे जाने से पहले जो उसके एमोल्यूमेंट्स या सैलरी थी ना, उसके बेसिस पे उसका 10% प्लस 14% एम्प्लॉयर का ये कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट 14% करेगी, ये हम देख चुके हैं। और अगर डिले होता है डिपॉजिट करने में कंट्रीब्यूशंस, तो जो इंटरेस्ट लगेगा डेट वुड बी डिपेंडेंट ऑन पीपीएफ में जो इंटरेस्ट होता है, यूजुअली ये 7-8% रहता है। ठीक है, इतनी सी बात है। और फिर जो हमारा ये कंट्रीब्यूशन है ना, ये एक तरह का कॉर्पस बन जाता है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है। वो जो सब्सक्राइबर है वो चूज़ करेगा कि उसका कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो ये भी चूज़ कर सकता है कि इक्विटी में करना है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करना है ना। इसमें रेशो होता है ऐसे 50-50, यहाँ पे 75 तो अलाउड नहीं है, वैसे 50 से कम ही होता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। ठीक है, तो वो 50% तक अलाउड होता है यूजुअली। इसको 25-75 भी कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, सो बेसिकली इसको इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, एक तरह का ये भी म्यूचुअल फंड ही है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा फंड हो जाता है, बड़ा कॉर्पस एक तरह से हो जाता है, फिर इसको इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, इक्विटी में भी कर सकते हैं, इक्विटी यानी शेयर मार्केट, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, वहाँ भी किया जा सकता है रेशो के हिसाब से। ठीक है, देखो एनपीएस के तहत ना, अगर इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आपकी डेथ वगैरह हो जाती है ना, या इनवैलिडेशन हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हम इनवैलिड पेंशन देते हैं इस केस में तो, और यहाँ पे फैमिली पेंशन देते हैं अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉई की। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि उसको एनपीएस के तहत रेगुलेट किया जाएगा या पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स। ठीक है, सो इसको रिजॉल्व करने के लिए एम्प्लॉई के पास ऑप्शन होता है कि वो इनमें से कोई भी चुन सकता है ज्वाइनिंग के बाद, और कितनी भी बार रिवाइज भी कर सकता है। और मान लो उसकी डेथ हो जाती है, तो जो लास्ट ऑप्शन उसने चुना था, मान लो लास्ट ऑप्शन उसने पेंशन रूल, उसने कहा था कि भाई मेरी डेथ के बाद मुझे जो मेरी फैमिली को बेनिफिट्स मिलेंगे वो पेंशन रूल्स 1972 या 2021 जो भी हो उसके तहत दे देना। तो जो लास्ट चुना था उसके तहत उसको दे दिया जाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं चुना है तो उसको पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, इन दोनों में से किसी के तहत भी दे दिया जा सकता है, जो भी केस हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के तहत तब दिया जाता है जब ऑन ड्यूटी के कारण उसकी डेथ हो जाए, गवर्नमेंट सर्विस के कारण, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल लागू होता है, और नॉर्मल कंडीशन में जो पेंशन रूल्स है वो लागू होता है। ठीक है, फिर एनपीएस के तहत नहीं दिया जाएगा अगर उसने कोई ऑप्शन नहीं चुना है, या वो क्या बोलते हैं, इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी पे डिस्चार्ज हो जाता है और वो चुनने की स्थिति में ही नहीं है। ठीक है, ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन, तो उसको पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, इन दोनों में से किसी के भी तहत उसको दे दिया जाता है बेनिफिट्स, उसकी फैमिली को बेसिकली। वो तो रहा ही नहीं ना अभी, या इनवैलिडेट हो गया है, इनवैलिड पेंशन डिसेबिलिटी के कारण। और ये जो हमने देखा था ना कि इसको अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाता है तो या तो पेंशन रूल के तहत या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के तहत बेनिफिट दे दिया जाएगा। पर ये बेनिफिट तभी दिया जाएगा अगर उसकी डेथ जो है वो विद इन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, 15 साल की सर्विस पूरी होने से पहले, या विद इन 3 ईयर्स ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, नोटिफाई ये कब हुए थे? 2004 में। ठीक है, और 15 ईयर्स ऑफ सर्विस अगर उसकी पूरी नहीं हुई है तो ही उस पर पेंशन रूल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल लागू होगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है 15 साल की सर्विस के बाद तो कुछ और चीज़ लागू होगी, वो यहाँ दी हुई है। इन ऑल अदर केसेस वेयर नो ऑप्शन वॉज एक्सरसाइज्ड, सो उसको पीएफआरडीए का एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशंस है, उसके तहत उसकी फैमिली को बेनिफिट दिया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, पर इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, पर मैं फिर भी आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कौन सी याद रखनी है आपको। एक तो ये कि जॉइनिंग के टाइम पे उसको ऑप्शन बताना पड़ेगा कि वो एनपीएस के तहत डेथ के बाद बेनिफिट लेगा, या पेंशन रूल के तहत लेगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल। ठीक है, तो उसको चुनना पड़ेगा इनमें से कि उसकी फैमिली को किसके तहत पेंशन दी जाए उसकी डेथ के बाद। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ऑप्शन कितनी भी बार रिवाइज किया जा सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी याद रखना है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है?
अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है और डेथ 15 ईयर्स के अंदर अंदर हो जाती है, 15 ईयर्स की सर्विस से पहले, तो उसको पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल जो भी केस हो उसके तहत दे दिया जाएगा, एनपीएस के तहत नहीं दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने सारे कंट्रीब्यूशन वगैरह दे दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमें रिटायरमेंट पे मिलेगा क्या। हमने कंट्रीब्यूट तो पूरी उम्र बहुत किया, सो सुपर एन्युएशन पे क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। ये पीएफआरडीए का एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन है, इसके तहत मिलेगा। आई विल शो यू। सो ये चीज़ यहाँ दी हुई है। नॉर्मल एग्जिट यानी पूरा सुपर एन्युएशन हो गई है, 60 साल सर्विस दी हमने, तो अगर कॉर्पस 5 लाख से कम है तो सारा का सारा एक साथ विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो 40% जो है उसकी तो आपको पेंशन मिलेगी और 60% जो है वो लमसम मिलेगा। यानी 40% है ना, ये आपको मंथली पे किया जाएगा, एन्युइटी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये 60% लमसम पे कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हो, ठीक है, प्री मैच्योर एग्जिट यानी पहले ही, सुपर एन्युएशन से पहले ही आप कहते हो भी मैं तो सर्विस छोड़ रहा हूँ और मुझे बाहर निकलना है, तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख लमसम मिल जाएगा अगर 2.5 लाख से कम का कॉर्पस है। और 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 20% लमसम मिलेगा बस, बाकी का 80% आपको एन्युइटी की फॉर्म में मिलेगा, यानी मंथली पे आउट किया जाएगा। सो 20% लमसम सिर्फ, ये एक तरह की सज़ा ही मान लो आप प्री मैच्योर एग्जिट की, है ना। सो सिर्फ 2.5 लाख है यहाँ पे। ठीक है, 2.5 लाख से कम है तो ले जाओ। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री मैच्योर के केस में सिर्फ 2.5 लाख लमसम निकाल सकते हो, और नॉर्मल एग्जिट है वहाँ पे 5 लाख का अगर कॉर्पस है तो 5 लाख निकाल सकते हो, और बाकी में आपके 60-40 लगेगा, 60 लमसम 40 की पेंशन। और प्री मैच्योर निकालते हो तो आपको 80-20 लगेगा यहाँ पे, बट आपको लमसम सिर्फ 20% ही मिलेगा, है ना। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ओके, ये स्क्रीनशॉट लो और इसको याद रखो। इसको याद करने का तरीका देख लो। नॉर्मल एग्जिट 60 साल की एज में होता है ना, तो आपको 60% पैसा लमसम दे दिया जाएगा भाई, मौज उड़ाओ पूरी। ठीक है। सो 60 की एज में रिटायर हो रहे हो तो 60% लमसम ले जाओ, बाकी 40% की आपकी पेंशन बना देंगे मंथली, एन्युइटी। ठीक है, और प्री मैच्योर एग्जिट कर रहे हो यानी आप बस 2020 खेल के चले गए, 2020 मैच जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो आपको सिर्फ 20% ही लमसम मिलेगा। ओके, फाइन। और कॉर्पस अगर 2.5 लाख से कम है फिर तो सारा ही ले जाओ। ये यूजुअली 2-3 साल में इतना ही बन पाता है 2.5 लाख कॉर्पस। तो जो बंदे 2-3 साल सर्विस करके रिज़ाइन करके भाग जाते हैं ना, वो अपना 2.5 लाख निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, तो अगर 5 लाख से कम है फिर तो सीधा सीधा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉमिनीज़ थे ना वो ले जा सकते हैं। 5 लाख से ज़्यादा अगर पैसा है तो आपको सिर्फ 20% ही लमसम मिलेगा, है ना। यानी सरकार जो है वो नॉमिनीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही है। अगर एम्प्लॉय खुद जिंदा है फिर तो उसको 60% हम लमसम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% ही लमसम दे रहे हैं हम, ये जो नॉमिनीज़ हैं इनको, एम्प्लॉय की डेथ के बाद। ठीक है, और बाकी के 80% का जो है पेंशन मिल जाएगी। फाइन। सो ये तीनों का ही आप स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसे रिवाइज करो। ठीक है, ओके। यहाँ
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है बंदा। वैसे तो 60 साल में रिटायर होता है ना, क्या पहले भी ले सकता है? हाँ, अगर उसने 20 इयर्स की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है तो वो 3 महीने का नोटिस देके रिटायरमेंट ले सकता है, और उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे सारे नॉर्मल रिटायरमेंट के समय जो मिलते हैं ना, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। नॉर्मल रिटायरमेंट के केस में जैसे कि 60-40, 60 लमसम और 40 उसको एन्युइटी यानी मंथली पेमेंट्स, ऐसा मिलता है ना। सो वो सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, कोई इशू नहीं है, अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है आफ्टर 20 इयर्स रेगुलर सर्विस। और जो हमारा पुराना पेंशन रूल हमने पढ़ा था 2021 वाला, उसमें था जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं वो 50 इयर्स की सर्विस के बाद ले सकते हैं, ग्रुप ए और बी वाले, और ग्रुप सी वाले 55 इयर्स की एज होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। सी के केस में ये है। सो ये दोनों रूल हमें ध्यान रखने हैं, पेंशन रूल 2021 भी और एनपीएस भी। एनपीएस इस मामले में अच्छा है, 20 साल सर्विस दो, जैसे मिलिट्री में होती है, नेवी में होता है ना 20 साल की सर्विस, और रिटायर हो जाओ। ठीक है, ओके। वैसे तो पुराना स्कीम है उसमें भी 20 साल ही है, जैसे वो 55 साल हमने देखा ना, 55 साल की सर्विस। मान लो कोई बंदा ग्रुप ए सर्विस में 35 साल का ज्वाइन करता है तो यहाँ भी 20 साल ही बन रहे हैं। बट हाँ, नुकसान तब हो जाता है जब आप 25 साल के ग्रुप ए सर्विस में आ जाते हो या बी में आ जाते हो, फिर आपको 30 साल सर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले पाओगे पुराने रूल्स में। यहाँ 20 ईयर्स सबके लिए फ़िक्स कर दिया, 20 साल सर्विस दो, 3 महीने का नोटिस दो और रिटायर हो जाओ, और सारे बेनिफिट्स लो, क्योंकि सारा पैसा भी तो आपका ही है ना, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, आपका ही पैसा है। गवर्नमेंट बस इसमें 14% अपना ऐड कर देती है, आपका 10% है। ठीक है, हाँ, बस इसमें ये है कि नोटिस जो है ना वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा, और नोटिस विड्रॉ भी किया जा सकता है 15 दिन पहले, रिटायरमेंट होने के 15 दिन पहले। ठीक है, 15 दिन, उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते। ये पुराने रूल्स में भी सेम ही चीज़ थी। और जो रिटायर हो रहा है ये बंदा वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, इसको सारे सुपर एन्युएशन वाले बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सुपर एन्युएशन यानी 60 साल की सर्विस पे जो रिटायर हो रहा है वो सारे बेनिफिट्स वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले को भी दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर ये मान लो बेनिफिट्स नहीं लेना चाह रहा है तो ये अपना ऑप्शन बता सकता है कि भाई मैं अपना ये पेंशन अकाउंट है इसमें पेमेंट आगे भी देना चाहता हूँ, एनपीएस से आगे भी जुड़ा रहना चाहता हूँ, अभी मुझे एग्जिट नहीं करना है, तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं कि रेजिग्नेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर मान लो कोई बंदा रिज़ाइन कर जाता है, यहाँ पे मान लो सर्विस कर रहा था, यहाँ उसने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, सो 90 डेज़ का टाइम मिलता है उसको। ठीक है, 90 डेज़ में वो वापस ज्वाइन कर सकता है, ये रूल है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो इसके जो पेंशन वाले बेनिफिट है ना वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और बेनिफिट्स हमने देखा ही था कैसे मिलेगा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाले, है ना, यानी 60-40 के रेशो में नहीं मिलेगा, वो वाला मिलेगा इसमें 80-20 वाला, क्योंकि पहले ही इसने विड्रॉ कर लिया ना अपना मैटर। रेजिग्नेशन वाला है ये, इसमें अगर 2.5 लाख तक का है आपके पास पैसा फिर तो वो लमसम मिल जाएगा, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 80-20 के रेशो में मिलेगा, यानी 80% आपका मंथली पेंशन और 20% आपका जो है लमसम में मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैटर है हमारा। सो ये हुआ रेजिग्नेशन की बात। और इसमें भी एक मुद्दा और आता है, अगर बंदा टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके जाता है फिर उसका जो
एनपीएस है ना, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कंटिन्यू रहता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रान नंबर जो है ना वो सेम ही रहता है। प्रान नंबर हमने देखा कौन इशू करता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो कि पीएफआरडीए के तहत काम करती है, और प्रान में 12 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, सो ये बात हुई रेजिग्नेशन की। और मान लो कोई बंदा एब्जॉर्ब हो जाता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन या कंपनी में, तो उसको सुपर एन्युएशन वाले बेनिफिट मिलेंगे, यानी 60-40 वाला। ठीक है, 60% लमसम, 40% एन्युइटी। एन्युइटी यानी कि वो इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो मंथली पैसा मिलता है वो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिल जाता है। सो उसको सुपर एन्युएशन वाले बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, और रिज़ाइन करके जाता है तो वो प्री मैच्योर एग्जिट वाले मिलेंगे, 80-20 वाले। ठीक है, ओके। और अगर किसी को पेनल्टी के तहत कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया, डिसमिस यानी वो कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन ही नहीं सकता आगे। रिमूवल में जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ से हटा दिया, बट कहीं और फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इस केस में उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे प्री मैच्योर एग्जिट वाले। ठीक है, सुपर एन्युएशन वाले नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, सो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, लंपसम होता है, एक एन्युइटी होता है। तो अगर रिमूवल हुआ है, डिसमिसल या कंपल्सरी रिटायर, तो आपको प्री मैच्योर एग्जिट वाला जो है ना वो लगेगा, वो बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किसी गवर्नमेंट की सर्वेंट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। ठीक है, और वो रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट से तो फिर उसका जो बेनिफिट्स है ना उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बेनिफिट्स सारे सुपर एन्युएशन वाले ही दिए जाएंगे, यानी 60-40 वाले। ठीक है, बट ग्रेचुइटी जो है वो विदहोल्ड की जा सकती है। ठीक है, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उससे सारी रिकवरी भी की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर किसी एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है, ठीक है, ऐसा केस हमारे यहाँ हुआ भी था एम्स बठिंडा में। सो उसके तहत जो हेड ऑफ ऑफिस है ना वो पूरा प्रोसीजर शुरू कर देगा, या तो पेंशन रूल 1972 के तहत, और अगर डेथ गवर्नमेंट सर्विस के कारण हुई है, मान लो कोई डॉक्टर था तो उसको कोई डिजीज़ हो गया जहाँ वो काम कर रहा था उसके कारण, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के तहत उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो पेंशन रूल 1972, और गवर्नमेंट सर्विस के दौरान अगर उसको कुछ हो जाता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स। ठीक है, इसके तहत फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। ये हुआ डेथ का मामला। हमने ऊपर देखा था ना कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको ज्वाइन करते ही ऑप्शन चुनना होता है कि उसकी डेथ के बाद क्या करना है। ठीक है, अगर उसने नहीं चुना है तो ये 1972 वाला रूल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल एज द केस में भी उसको दे दिया जाएगा, उसकी फैमिली को। अच्छा, ये तो हुई बात कि उसको इसके तहत फैमिली पेंशन दे दी जाएगी, बट वो जो एनपीएस वाला पैसा था उसका क्या? एनपीएस में एक तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉई, और एक गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था। तो जो गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन है वो तो गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन था, कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन था, वो उसको लंपसम के रूप में उसका जो भी फैमिली है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन है ना वो गवर्नमेंट के खाते में वापस देना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट हम यहाँ दे रहे हैं पेंशन रूल के तहत। ठीक है, जो कि 50% होता है लास्ट बेसिक पे का ना, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो ये हमें याद रहेगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं एनपीएस के तहत मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। मिसिंग एक तरह का डेथ ही माना जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो मिसिंग अगर है तो जो फैमिली है उसको सीसीएस पेंशन रूल के तहत पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी,
कोई इशू नहीं है। और ग्रेचुइटी, सैलरी, लीव एनकैशमेंट वगैरह भी मिल जाएगी फैमिली को, ठीक है। और उसका जो प्लान है वो सस्पेंडेड रहेगा फॉर द टाइम बिंग, जब तक उसकी डेथ डिक्लेयर ना हो जाए फाइनल, या 7 साल ना बीत जाए, ठीक है। 7 साल पुराने ओल्ड पेंशन वाले रूल्स में भी था, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। ये जो प्लान है ना, ये सस्पेंडेड रहेगा तब तक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लान का क्या होगा। वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिसिंग है। फैमिली को पेंशन मिलती रहेगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर वो रीअपीयर हो जाता है तो रिकवरी कर दी जाएगी इंडेमनर से, जिसने इंडेमनिटी बॉन्ड भरा था, ठीक है। इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर रीअपीयर हो जाता है बंदा तो आपसे रिकवरी की जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है। और फिर फाइनली जो मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो डेड है, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया कि डेड है, या आफ्टर 7 ईयर्स। तो क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था ना, और उस पर जो भी रिटर्न आया था, वो तो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, ठीक है। और जो बाकी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था वो उसके लीगल हायर को दे दिया जाता है, यानी जो भी उसका नॉमिनी है, जिसको भी उसने नॉमिनेट किया था, क्योंकि खुद तो वो डेड है। सो ये मामला चलता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट अकाउंट्स में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो था ना, 14% जो कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, वो वापस दे दिया जाता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉई वाला कंट्रीब्यूशन था वो लंपसम के रूप में पे कर दिया जाता है उसके नॉमिनीज़ को, ठीक है। और पेंशन उनको मिल ही रही है, उनके जो फैमिली वाले हैं, ठीक है। तो पेंशन भी मिल रही है, प्लस ये जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था ये भी मिल रहा है। तो दो चीज़ें इनको मिल जाती है आफ्टर 7 ईयर्स, या डिक्लेयर हो गया कि डेड है, जो मिसिंग एम्प्लॉय था वो अब डेड है, या 7 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है, हमें ध्यान रखनी है, सिंपल है। और बेनिफिट्स आपको पता ही है, या तो सीसीएस पेंशन रूल के तहत दिए जाते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल हम देख ही चुके हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारण अगर डेथ हुई हो। पेंशन रूल्स के तहत मिलती है अगर नॉर्मल डेथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव। अब पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम सर्विस ज्वाइन करेंगे उसके बाद ज़रूर पड़ेगी, तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। आप 3 साल की सर्विस आपकी हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। 3 साल की सर्विस के बाद कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर, ठीक है। सो 25% हम विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा याद रखो, 3 साल के बाद 1/4, ठीक है। ओके, और इसकी कुछ कंडीशन भी हैं, जैसे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए उसमें बड़ा खर्चा लगता है, बच्चों की शादी के लिए, आपको कोई घर वगैरह ख़रीदना है या फ्लैट ख़रीदना है, ठीक है। और ये तभी अलाउड है अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बीमारी हो गई है, इलनेस है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, किसी उसके बच्चे की भी हो सकती है और ख़ुद की भी हो सकती है, या स्पाउस की, ठीक है, किसी भी फैमिली मेम्बर की, और वो स्पेसिफाइड इलनेस ही है कुछ, वो स्पेसिफाई किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की नीड नहीं है। तो यही मोटे खर्चे होते हैं, बीमारी वाला मोटा खर्चा है, घर बनाना है वो मोटा खर्चा है, बच्चों की मैरिज है, बच्चों की हायर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन यानी बैचलर्स, यहाँ मोटा खर्चा लगता है, शादी में मोटा खर्चा लगता है, घर बनाना है उसमें लगता है, या कोई बीमारी हो जाए, इलनेस, ठीक है। ये 4 मोटे खर्चे हैं। इन्हीं कंडीशन पे आप 25% विड्रॉ कर सकते हो।
यानी वो भी 3 साल के बाद। ठीक है, ओके। सो ये लिमिट ध्यान रखना, 3 साल के बाद 25% इन 4 केसेस में। ओके, इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। 3 साल, 2 साल का तो प्रोबेशन ही होता है, उसके बाद 1 साल वेट करना है बस। और पार्शल 25, ठीक है, साउंड में ही आ रहा है इसमें 25, और पार्सल, ठीक है, पार्सल पर्ची, याद रहेगा। और मैक्सिमम भी 3 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं, 3 ही बार अलाउड है। सो 3 साल की सर्विस, 3 बार विड्रॉ, 25% विड्रॉ, ठीक है। और पार्शियल विड्रॉल जो है ना, वो आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। आपको प्रूफ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों निकलवा रहा हूँ, तो यहाँ फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं। बट आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप झूठ बोलते हो तो, है ना। तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है ये। और डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए ना पार्शियल विड्रॉल के लिए, उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी एक लेटर की फॉर्म में लिख के देगा अथॉरिटीज़ को कि मैं पार्शियल विड्रॉ करना चाहता हूँ, ये कारण है, और मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा लगा हुआ है। फाइन। और ये एग्जिट और विड्रॉल के हमने नॉर्म्स ऑलरेडी देख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ग्रेच्युटी के बारे में एनपीएस रूल्स के तहत। सो यहाँ भी पुराने वाले ही रूल हैं जो उसमें थे, पेंशन रूल 2021 हमने पढ़ा था, वही सेम रूल यहाँ पे भी लागू होंगे। यहाँ पे 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए, वो वहाँ भी थी। वहाँ सर्विस ग्रेच्युटी के लिए भी था, जिसने 10 साल से कम की सर्विस की हो, 10 साल से कम, ठीक है। उस केस में हम दे रहे थे 150%, ठीक है। यहाँ हम दे रहे हैं 1/4 ऑफ इट्स एमोल्यूमेंट फॉर ईच 6 मंथली पीरियड। फाइन। सो सर्विस ग्रेच्युटी भी यहाँ हमने रिवाइज कर लिया है। सो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है वो मिलेगी इन केसेस में अगर सुपर एन्यूएट हो गए हैं, इनवैलिड पेंशन पे रिटायर हो गए हैं, ठीक है, या पहले ही रिटायर हो गए हैं एज़ पर FR 56, या स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायर हुए हैं, ठीक है, या एब्जॉर्ब वगैरह हो गए हैं। इस केस में उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी वो यहाँ दिया हुआ है, ये सेम ही है, 1/4 ऑफ हिज एमोल्यूमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड, ठीक है। जैसे मान लो उसने 8 साल की सर्विस की है, तो 8 साल में 8 दूनी 16 6 मंथली पीरियड हो गए, इंटू 1/4 ऑफ हिज एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स में बेसिक पे प्लस DA ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा उसका फाइनल ग्रेच्युटी। और ये जो ग्रेच्युटी है उसकी ये 16.5 टाइम्स, यानी 16 + हाफ, 33/2, हमने पुराने रूल्स में भी पढ़ा था याद हो अगर तो। 16.5 टाइम्स द एमोल्यूमेंट्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले 20 लाख था, अब 25 लाख हो गया, 25% बढ़ गया है, 25 लाख और 16.5 गुना, 16.5 टाइम्स ऑफ द एमोल्यूमेंट्स। इससे ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं देनी है, 16.5 याद रहेगा। अब हम देख लेते हैं डेथ ग्रेच्युटी के बारे में। डेथ ग्रेच्युटी के बाद जो है, डेथ ग्रेच्युटी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलती है।
तो अगर उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 1 साल से कम थी तो 2 टाइम्स, 5 साल से कम थी तो 6 टाइम्स, 11 साल से कम थी तो 12 टाइम्स, और 20 ईयर्स से कम थी तो 20 टाइम्स, और 20 साल से ज़्यादा की सर्विस है और 20 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो हमें देखना है 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं ना, तो वैसे वहाँ से ध्यान रख सकते हो आप। 20 ईयर्स और मोर की सर्विस के बाद जो डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी वो कितनी होगी? वो होगी हाफ ऑफ एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल ग्रेच्युटी हमने देखी थी वो है 1/4। ठीक है, यहाँ मिल रही है हाफ ऑफ एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी 6 मंथली पीरियड, और यहाँ मैक्सिमम 33 टाइम्स है, वहाँ था 33.5। सो ये था नॉर्मल ग्रेच्युटी, ये थी डेथ ग्रेच्युटी। डेथ के केस में सरकार थोड़ा ज़्यादा देती है। ठीक है, यहाँ 1/4 और 33/2, यहाँ हाफ और 33 टाइम्स मैक्सिमम। हाँ, सो ये हम यहाँ देख सकते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो थी वो 1/4 ऑफ हिज एमोल्यूमेंट्स फॉर ईच 6 मंथली पीरियड, और मैक्सिमम 16.5 गुना, 16.5 यानी 33/2। और डेथ ग्रेच्युटी हमने देखी है वो होगी हाफ 1/2 और मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, ये दोनों हमें याद रखने हैं, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी और डेथ ग्रेच्युटी भी। फाइन, अब हम देखते हैं रेजिडुअरी ग्रेच्युटी क्या होती है। रेजिडुअरी ग्रेच्युटी होती है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अंदर मर जाता है तो क्या होगा। तो अगर उसको जो उसका मंथली पैसा आ रहा था ना, यानी एन्युइटी वाला पैसा प्लस रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी मिली है, हमने देखा ना 1/4 जो मिलती है 6 मंथली पीरियड की, 6 मंथली पीरियड, ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस एन्युइटी, ये अगर उसके 12 महीने के एमोल्यूमेंट्स से कम है तो उसको जो बाकी पैसा है, डेफिशिएंसी जो है वो मिलती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअरी ग्रेच्युटी। सो जो डेफिशिएंसी है ना इज ग्रांटेड टू द फैमिली, सो दिस इज कॉल्ड रेजिडुअरी ग्रेच्युटी। सो ये याद रहेगा, जो उसको एन्युइटी रिसीव हुई है प्लस रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो अगर कम है उसके 12 मंथ के एमोल्यूमेंट से, ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी है ना, ये जो कमी है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो उसको दे दी जाएगी। इसको बोलते हैं रेजिडुअरी ग्रेच्युटी, यानी बची खुची ग्रेच्युटी। फाइन, फैमिली आपको पता ही है सेम रहती है, वही वाइफ हस्बैंड सबसे पहले तो यही आएंगे, फिर उनके बच्चे सन आएगा पहले, प्रायोरिटी सन को दी जाती है, फिर अनमैरिड डॉटर्स। ठीक है, इसमें स्टेप डॉटर्स भी है, अडॉप्टेड भी है। ठीक है, ये तो हुए इसके बाल बच्चे। और फिर प्रायोरिटी होती है विडोड और डिवोर्स्ड डॉटर्स की। ठीक है, सिंगल्स को प्रेफर कर रहे हैं ये, बेटा भले ही कैसे ही हो कोई दिक्कत नहीं है। डॉटर्स विडोड होनी चाहिए, डिवोर्स्ड होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। अनमैरिड सबसे ऊपर है, उसके बाद फादर मदर ब्रदर, और ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। भाइयों को थोड़ा और कम प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। फिर अनमैरिड सिस्टर्स एंड विडोड सिस्टर्स, और डॉटर्स जो मैरिड हैं उनको सबसे लास्ट में, यानी मैरिड को बहुत कम प्रायोरिटी दी जा रही है अगर वो वुमेन है, डॉटर है। फिर चिल्ड्रन ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन। ठीक है, ये प्रायोरिटी सेम रहेगी, सारे रूल्स में लगभग यही प्रायोरिटी है। सो ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
और नॉमिनेशन जो है वो एक मेंबर को भी किया जा सकता है, एनी पर्सन और पर्सन्स, ये भी ध्यान रखना है। अगर कोई फैमिली ही नहीं है तो फिर वो किसी भी बॉडी, इंडिविजुअल, किसी की भी फेवर में किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। ये ध्यान रखना है कि एक पर्सन या मल्टीपल पर्सन्स के लिए भी किया जा सकता है नॉमिनेशन, ठीक है। अच्छा, मान लो उसने नॉमिनेट किया ही नहीं किसी को, ये हमने पुराने रूल्स में भी पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ भी लागू होगी। तो जो 1, 2, 3, 4 और 5 में जो बंदे हमने मेंशन किए ना, डॉटर्स तक, यहाँ 5वें पे डॉटर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फादर शुरू हो जाते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना। सो यहाँ पे इसके सन और डॉटर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, चौथा, पांचवा, अनमैरिड, वो भी अनमैरिड डॉटर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसके वाइफ, हस्बैंड, सन, अनमैरिड डॉटर, ये सब थे ना। इन पांचों के बीच में पैसा डिवाइड कर दिया जाता है ग्रेच्युटी का, ऑलराइट। और बाकियों को तभी कंसिडर किया जाता है जब इनमें से कोई मेंबर्स ना हो, ठीक है। और ग्रेच्युटी के लिए जो एमोल्यूमेंट है उसमें बेसिक पे के साथ साथ डीए और एनपीए भी काउंट होगा, फाइन। और या फिर एवरेज एमोल्यूमेंट निकाला जाएगा अगर पिछले 10 महीने में उसको किसी पेनल्टी के कारण उसके एमोल्यूमेंट्स रिड्यूस किए गए हैं, है ना। तो थोड़ा पेनल्टी का भी मज़ा चखाया जाना चाहिए उसको, है ना। सो पिछले 10 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। अगर पेनल्टी के कारण मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 10 है, पेनल्टी के कारण मान लो यहाँ पे उसकी एमोल्यूमेंट्स को घटाया गया था, तो एवरेज कम हो जाएगा ना। सो पिछले 10 महीने का एवरेज एमोल्यूमेंट निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे उसकी ग्रेच्युटी को काउंट किया जाएगा। ग्रेच्युटी कैसे काउंट करती है हमने देखा हुआ है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हम काउंट करेंगे 1/4 ऑफ 6 मंथली पीरियड्स, ठीक है। 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथली पीरियड। और डेथ ग्रेच्युटी में हम करेंगे 1/2 ऑफ एमोल्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथली पीरियड्स। और मैक्सिमम ये हम देंगे 33/2 टाइम्स, इसको देंगे 33 टाइम्स, याद रहेगा। ये पेंशन रूल 2021 में भी सेम ही चीज़ थी, यहाँ भी सेम ही है। और यहाँ पे इनवैलिड ग्रेच्युटी का भी केस आता है। इनवैलिड यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकैपेसिटेट हो गया है बॉडी और मेंटल इन्फर्मिटी के कारण, यानी अब उसको कुछ बॉडी काम करना बंद कर गई है, माइंड भी सही नहीं है, इनकैपेसिटेट हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं है अब काम में, तो उसको इनवैलिड ग्रेच्युटी दी जाती है। जैसे इनवैलिड पेंशन होती है वैसे ही इनवैलिड ग्रेच्युटी होती है। सो वही उसने ऑप्शन नहीं चुना है तो सीसीएस पेंशन रूल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के तहत गवर्न किया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल मैं फिर से बता देता हूँ, अगर उसकी जो ये इनकैपेसिटी अगर उसकी गवर्नमेंट सर्विस के कारण हुई है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के तहत दिया जाएगा। और नॉर्मली अगर वो इनकैपेसिटेट हो गया है खुद की गलती के कारण तो उसको सीसीएस पेंशन रूल के तहत गवर्न किया जाएगा, फाइन। और कंपल्सरी रिटायर अगर किसी को कर दिया गया है, कंपल्सरी रिटायर हमने पढ़ा ना, पेनल्टी होती है एक तरह की, तो उसको ग्रेच्युटी जो है ना वो 2/3 तो आपको मिनिमम देनी पड़ेगी, 2/3 से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, ठीक है, नोट लेस देन 2/3। और अगर मिसिंग है सो वही सेम पुराने वाले रूल्स ही की तरह एफआईआर लॉन्च करवा दो और हेड ऑफ ऑफिस को अप्लाई कर दो, और 6 महीने के बाद आपकी ग्रेच्युटी मिलना शुरू हो जाएगी, फाइन। ये मिसिंग एम्प्लॉय के केस में है। और कोई गवर्नमेंट ड्यू वगैरह पेंडिंग है तो वो रिकवर भी किया जा सकता है ग्रेच्युटी की अमाउंट से, फाइन।
कुछ FAQs है यहाँ पे। प्रान जो है वो मोर देन 1 नहीं हो सकता है। एक यूनिक नंबर होता है 12 डिजिट का, ये हमेशा साथ रहता है उसके। सर्विस दूसरी में जाएगा तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉमिनेशन उसको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। और पार्शियल विड्रॉल के केस में हमने कंडीशंस पढ़ी थी। अगर हायर एजुकेशन करवानी है बच्चे की तो एडमिशन वगैरह की और फीस वगैरह की डिटेल सबमिट करेगा। मैरिज अगर करानी है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे है। और घर वगैरह ख़रीदना है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं लोन वगैरह के या टाइटल वगैरह के, वो सब देने पड़ेंगे। और इलनेस है अगर कोई, उसका ट्रीटमेंट कराना है, मान लो कैंसर हो गया तो सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, जनरल सी बातें ये तो याद रहेगी। एक चीज़ जो बहुत कंफ्यूज करती है वो भी ध्यान रखनी है, मिसिंग एम्प्लॉय के केस में कब स्टार्ट होती है पेंशन एंड ग्रेच्युटी। वो जैसे ही मान लो यहाँ मिस होता है तो यहाँ मिस हुआ मान लेते हैं, यहाँ गायब हो गया है वो, ठीक है, मिसिंग। फिर यहाँ पे FIR दर्ज करवाएगी। FIR दर्ज करवाने के 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स, यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो। फिर उसके बाद पेंशन मिलनी शुरू होगी, यानी FIR लॉन्च करने के 6 महीने के बाद। यहाँ पुलिस बोल देगी कि भाई हमने वो बंदा ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिल पाया है, तो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो उसके बाद फिर जो फाइनल 7 साल पूरे हो जाएं या डेथ इस्टेब्लिश हो जाए, फिर जो फाइनल डिफरेंस जो रहेगा ना, डेथ ग्रेच्युटी वाला पैसा, वो फाइनल मिल जाएगा फैमिली को एनहेंस्ड रेट पे। डेथ के केस में डेथ ग्रेच्युटी मिलती है ना, अभी उन्हें रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी जा रही थी, तो ये जो डिफरेंस था ये 7 साल के बाद मिल जाता है। 7 साल के बाद मान लिया जाता है कि वो बंदा डेड है, अभी तक आया नहीं है, अभी भी मिसिंग है, तो उसको डेड ही मान लो, फैमिली को डेथ ग्रेच्युटी दे दो, या जो भी डिफरेंस है डेथ ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का वो फैमिली को दो और इस मामले को डन करो। सो आई होप कन्फ्यूजन दूर हुई होगी इस मामले में। इसी के साथ हमारा NPS रूल्स ख़त्म होता है। 1 घंटे का टाइम लग गया इसमें, मैंने सोचा था 30-40 मिनट में कवर करेंगे, बट हमने डिटेल में कवर किया है बहुत, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। जो आएगा यहीं से आएगा। इसके बाद हम कंप्यूटर की मैराथन लेके आएंगे और FRSR की, ठीक है। और हाथ के हाथ हम UPS के भी की पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे फॉर रिटायरीज़ जिन्होंने 25 साल की सर्विस दी है, और बाकियों के लिए प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अभी 14% है, वो 18.5% रहेगा, और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। सो डिफरेंस यही है यहाँ पे, एम्प्लॉई यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई को 1 रुपया भी नहीं देना होता था, यहाँ एम्प्लॉई 10% कंट्रीब्यूट करेगा, सरकार जो है वो 18.5% करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो फैमिली पेंशन है, डेथ अगर हो जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट की तो 60% ऑफ द पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी। सो ये 60% इसका है, 50% का 60%, ठीक है, ये फैमिली को मिलेगा। और 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 10 साल की सर्विस करके सुपर एन्युएट होते हो तो 10,000 तो मिनिमम पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, किसी भी कंडीशन में मिनिमम पेंशन सेट कर दी है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड रहोगे, लंपसम भी मिलेगा रिटायरमेंट के समय, एक अशोर्ड पेंशन के साथ साथ एक लंपसम पेमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है ना यहाँ,
एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पे एक लमसम अमाउंट होगी, वो तो दी ही दी जाएगी। एश्योर्ड पेंशन तो रहेगी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, जो कि 50% होगी लास्ट 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ठीक है। और ये अप्लाई होगा पुराने एनपीएस रिटायरीज पे भी, और उनको एरियर भी दिया जाएगा, ठीक है। सारे आ जाएंगे इसमें, फिर पुराने जो एनपीएस पे रिटायर हुए हैं ना जो, ठीक है। और यूपीएस की चॉइस होगी, आप या तो यूपीएस चुन लो या एनपीएस, एक बार चुन लिया वो फाइनल होगा। फाइन, ये कुछ की पॉइंट्स थे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन 8 पॉइंट्स का। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी कम ही है वैसे इसके आने की, बट आ जाए तो इसमें से आएगा, वरना नहीं आएगा। फाइन, याद रहेगा हमें। ओके, सो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं, और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जाम्स, एंड हैव ए गुड नाइट, फाइन, एंड गुड डे, as the case may be. Fine. Okay, let's wrap up this session here.